रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द रजीम ऑफ जनरल ज़ियाउल हक 1977 टू 1988। जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया, इसलिए ताकि ख़ुद पावर में आ सकें, और ये हुआ था 5 जुलाई 1977 को। बेसिकली ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री पर्सन जब हुकूमत में आता है तो वो फिर मार्शल लॉ कंसिडर होता है, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह पॉलिसी रखी कि उन्होंने इलेक्शन का भी वादा किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड a total ban was imposed on both freedom of expression and political activities। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अरसे के लिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल ये जो सियासी पार्टियां थीं उन पे पाबंदी लगा दी। तो पाबंदी क्या होती है? पाबंदी बेसिकली होती है कि आप सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकते, जलसे जुलूस नहीं कर सकते, इलेक्शंस मुल्क में उस वक्त नहीं हो सके थे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक डिक्टेटरशिप का दौर था। तो डिक्टेशन आप जानते हैं किसे कहते हैं। डिक्टेशन में क्या होता है, ये डेमोक्रेसी का अपोजिट होता है। इसमें किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है और वो पॉलिसी अप्लाई की जाती है। तो अक्टूबर 1977 में इलेक्शन जो थे वो डिले कर दिए गए थे, और क्या किया गया था, ज़ियाउल हक ने ये ऑर्डर दिया कि हम जो सियासतदान हैं उनके करप्शन या जो उनके ऊपर केसेस हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इन मार्च 1978 द लाहौर हाई कोर्ट फाउंड भुट्टो गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ नवाब मोहम्मद अहमद खान एंड सेंटेंस द एक्स प्राइम मिनिस्टर टू डेथ। आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, और वो किस लिए दी गई थी? नवाब मोहम्मद अहमद खान थे, वो इनके सियासी हरीफ थे, जिसे कहते हैं अपोनेंट थे, मुखालिफ थे सियासी जमात में। तो उनको कत्ल किया गया था, और उस कत्ल केस के सिलसिले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई। उसके बाद फिर जुलाई 1978 को एक सिविलियन कैबिनेट बनाई गई। कैबिनेट कहते हैं काबीना को। काबीना क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, और वो जो मेंबर्स होते हैं वो सियासतदान होते हैं जो इलेक्शन जीत के आए होते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर्स थे, उसमें मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके भी लोग थे, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ तो ऑलरेडी था उस वक्त ज़ियाउल हक का, उसके अंडर फिर इन्होंने हल्फ उठाया था, और फिर बाद में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। जिस तरह ये पाकिस्तान नेशनल अलायंस मतलब एक इत्तेहाद बन गया था मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का, वो भी इस काबीना में शामिल हो गए थे। उसके बाद फिर सितंबर 1978 में ज़ियाउल हक ने क्या किया, अपने आप को सदर अनाउंस कर दिया, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ज़कात, उशर, हुदूद ऑर्डिनेंस, ये सब इस्लामिक लॉज के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डिनेंस थे, तो उन्होंने ये नाफिज किए 1979-80 में। फिर सितंबर 1979 में उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का इनेकाद किया। लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप ये समझ लें, ये जो इलाकाई सतह पे सियासतदान होते हैं, मतलब जो आप सुनते हैं नाज़िम, काउंसलर, ठीक है, और नेबरहुड में जो लोग होते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके इलाके के गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं वही अपॉइंट हो जाते हैं, वही सियासत में होते हैं, और फिर फंड्स वो क्या करते हैं, ऊपर हुकूमत से फ़ंड अप्रूव करा के इलाके पे लगाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का एक ये फ़ायदा होता है कि ये जो लोकल लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इलाकाई मसाइल का, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट अनाउंस किया। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली वर पोस्टपोन्ड इन मार्च अगेन एंड अगेन इन अक्टूबर 1979 पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड। दोबारा ज़ियाउल हक ने क्या किया कि एक बैन लगा दी, एक पाबंदी लगा दी। और जब एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, जब मार्शल लॉ लगता है, तो फिर वो जो आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो सस्पेंड कंसिडर होता है, क्योंकि जमहूरियत तो होती नहीं है। और आपको तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बन के आया होता है, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? यही जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पीसीओ, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया होगा, पीसीओ क्या है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये एक रिप्लेसमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्होंने फिर ये अप्लाई कर दिया। तो 12 अगस्त 1983 को एक फार्मूला दिया ज़ियाउल हक साहब ने। फार्मूला क्या था कि उन्होंने रेफरेंडम
کرایا۔ ریفرنڈم یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام سے پوچھتے ہیں کہ آیا میں آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو ضیاء الحق نے کیا کیا، ایک ریفرنڈم کرایا جس میں وہ کامیاب بھی رہے، وہ جیت گئے تھے، میجورٹی ان کو مل گئی تھی، مطلب زیادہ تر لوگوں نے ضیاء الحق کے حق میں فیصلہ کیا، ووٹ دیا۔ تو نان پارٹی بیسڈ elections were held to the National Assembly and the Provisional Assemblies on February 25th and February 28th 1985 respectively۔ تو کیا ہوئے، انہوں نے پھر الیکشنز کرائے۔ الیکشن اس طرح تھا کہ نان پارٹی بیس تھا۔ ایک تو یہ پارٹی بیس ہوتا ہے نا، جس طرح آپ لوگ الیکشن کے دوران دیکھتے ہو کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور اے این پی، جے یو آئی، یہ سب کیا کرتے ہیں، اپنی کیمپین چلاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو الیکشنز تھے وہ پارٹی بیس کے اوپر نہیں تھے، شخصیتوں کے بیس کے اوپر تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ 20 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو کیا ہوئے، پرائم منسٹر بن گئے۔ کس کی دور حکومت میں؟ ضیاء الحق کے۔ تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے ریفرنڈم کے ذریعے، اور پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ووٹنگ کے ذریعے یہ بن گئے تھے پرائم منسٹر۔ پھر کیا کیا کہ 30 دسمبر 1985 کو ضیاء الحق نے کیا کیا، ماشاء اللہ کے خاتمے کے لیے قدم اٹھایا۔ اور افغان پالیسی کیا تھی کہ ضیاء attained an important position in world politics but due to the overextension of his military rule, political, social and economic institutions of the country were denied the opportunity to grow and gain stability۔ آخری پیراگراف کا یہ مطلب ہے، جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے تو آپ کے یہ جو ڈیموکریٹک ریلیشنز ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ، وہ یا تو کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، اکانومی آپ کی نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ ملٹری رول کے اندر کیا ہوتی ہے، آپ کی سیاسی گروتھ نہیں ہوتی، معاشرے کی گروتھ نہیں ہوتی، اکنامک انسٹیٹیوشن کیا ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے انڈر آ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ زیادہ گرو نہیں کر پاتے۔